क्या वजह है कि रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है? तो इसके पीछे के जो हम देखने की हिस्ट्री को देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हिस्ट्री में अब यदि देखोगे तो रसिया की वल्नरेबिलिटी रही है हमेशा, कि रसिया के ऊपर हमेशा अटैक होता रहा है। किधर से? ये यूरोपियन प्लेन से, ये दिख रही है, ये नॉर्थ यूरोपियन प्लेन है। हिस्ट्री में आप यदि देखोगे तो चाहे आप नेपोलियन का टाइम देखो या नेपोलियन के बाद आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर, ये सब देखोगे, इस टाइम में नॉर्थ यूरोपियन प्लेन से अटैक होता है, होता रहा है रशिया के अंदर। ठीक, फिर आप ईस्टर्न साइड में आओगे तो रशिया में जब देखोगे तो मंगोल का अटैक होता रहा है रशिया में, एशिया वाले पार्ट से, एशिया वाले पार्ट से, इधर इस वाले पार्ट से देखोगे तो हमेशा मंगोल का अटैक होता रहा है रशिया का। ठीक, फिर यदि देखोगे जो रसिया की जो वल्नरेबिलिटी है उसके बारे में यदि आप देखोगे तो रशिया में ये रहता है कि जो भाई ये जो यूराल माउंटेन है, ये यूराल माउंटेन है रशिया का। ठीक, और ये हो गया कैस्पियन सी हो गया, ये हो गया ब्लैक सी हो गया, और रशिया का जो मास्को वास्को है ये सब इस साइड में है। तो रशिया इसके लिए वल्नरेबल रहता है। तो 1991 तक क्या था? यूएसएसआर था। यूएसएसआर जब टूट, यूएसएसआर में ये जितने इस्टोनिया, लटाविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, ये सब जो था मान लो, ये सब सब जब थे वो यूएसएसआर का पार्ट थे। तो ये एक बफर स्टेट की तरह काम कर रहा था। लेकिन इसको टूटने के बाद क्या हो गया? रशिया की वल्नरेबिलिटी बढ़ गई। अब ये सबको धीरे धीरे नाटो में मिलाने की कोशिश करने लगा नाटो। तो नाटो जो बना था 1949 में बना था, वो था वेस्टर्न, अमेरिकन लेड गवर्नमेंट था, अमेरिकन लेड एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसमें वेस्ट यूरोप के सारे कंट्री थे लगभग। इसका मेन पर्पस ये है कि जो भाई नेटो के सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना। नेटो के किसी एक, उसके एक आर्टिकल्स 5 है जिसमें ये कहा गया है कि जो भाई नाटो के किसी एक मेंबर पर आप यदि अटैक करते हो तो सब मिलके जवाब देगा। ठीक, तो ये चाहता है कि सबको यदि नेटो में लेके चले आएंगे तो रशिया की वल्नरेबिलिटी बहुत बहुत बढ़ जाएगी। ठीक, तो रशिया इस चीज़ का हमेशा विरोध करता रहा। ठीक, इसी वजह से यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया 2000, ये जो ये अभी 2-3 साल पहले जो अटैक हुआ है वो इसी वजह से हुआ है, क्योंकि यूक्रेन को हमेशा रशिया मना करता रहा जो तुम नेटो का मेंबर मत बनो, या किसी को भी नेटो का मेंबर बनने की इजाज़त रशिया नहीं देता है। समझ गए? मतलब इजाज़त क्या है, रशिया की वल्नरेबिलिटी की वजह से नहीं करता, देता है। तो नेटो भी लगा हुआ है 91 तक, ये सब क्या था? यूएसएसआर के पार्ट था। लेकिन उसके बाद से क्या हुआ कि सब नेटो में धीरे धीरे चलना, मेंबर बनना स्टार्ट कर दिया। तो रशिया की वल्नरेबिलिटी बढ़ गई। ठीक, तो रशिया ने फिर लास्ट में आते आते यूक्रेन को ऊपर अटैक किया है। ठीक, अब नेटो के मेंबर बनने से क्या प्रॉब्लम? ये है, मेन प्रॉब्लम ये है कि रशिया का ये मॉस्को है वो उसके मिसाइल रेंज में आ जाएगा। ठीक, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ना, ये जो रीजन है ना, क्रीमिया वाला रीजन है, यहाँ पे एक सेवस्टोपोल नाम का पोर्ट है जो रशिया के हाथ में है। ठीक, अब यदि ये क्या है, एक वार्म वाटर फोर्ट है, वार्म वाटर फोर्ट। रसिया की प्रॉब्लम ये है कि रशिया की यदि ज्योग्राफी देखोगे तो ये प्रॉब्लम है कि रसिया के पास कोई वार्म वाटर पोर्ट नहीं है। ये जो है ये हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है ये वाला रीजन। तो रसिया का नवल शिप या जो भी नेवी है इधर से जा नहीं सकता है। उसको जाने के लिए एक ही रास्ता है, ब्लैक सी वाला रास्ता है। ठीक, तो अब ब्लैक सी में रसिया नहीं चाहता है किसी को कंट्रोल को बढ़ा देना। यदि यूक्रेन बन जाएगा इधर नेटो का मेंबर, तो ये वाला पूरा रीजन ब्लैक सी नेटो के कंट्रोल में चला जाएगा। अब नेटो यहाँ पे एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देंगे। अब रसिया नहीं चाहता ब्लैक सी में किसी की भी दादागिरी यहाँ पे चले, चाहते कहता है तो भाई कम से कम ब्लैक सी तो मेरे कंट्रोल में रहने दो ना। तो ठीक, इसकी वजह से रशिया ने क्या किया 2014 में, ये क्रीमिया को एनेक्स कर लिया। क्रीमिया को एनेक्स करने के पीछे ये एक रीज़न था कि जो यूक्रेन में जो गवर्नमेंट था उस टाइम वो प्रो वेस्टर्न था। तो उसने क्या किया, और क्रीमिया का यदि आप पॉपुलेशन देखोगे तो यहाँ पे 60% जो पॉपुलेशन है वो रशियन एथनिसिटी का है। तो रसिया ने कोवर्ट ऑपरेशन के थ्रू अपना हमेशा ये करता रहता है, प्रोपेगेंडा के वार, प्रोपेगेंडा काम करके ये सब करता रहता है जो कि भाई वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इधर नहीं आने देना है, ईस्टर्न वाले रीजन में इधर नहीं आने देना है। तो यूक्रेनियन ने क्या किया, जो बोला कि जो भाई रशियन लैंग्वेज जो है ना उसको ख़त्म कर दिया यहाँ पे, जो ये वाला रीजन है, आपका क्रीमिया वाला रीजन। तो रशिया ने भी कानून बनाया, बोला कि जो भी जिसके भी दादा दादा परदादा रशियन मूल के रहे हैं, वो यदि चाहेगा तो इसमें में सिटीजनशिप ले सकता है रशिया का। तो यहाँ के 60% पॉपुलेशन इतनी सिटी रशियन है, तो वो सब सिटीजनशिप लेना स्टार्ट कर दिया इधर, और रशियन यूज़ करने लगा उसका पासपोर्ट। ये वाला जो रीजन है ये पूरा रशिया के इस वाले, चाहे दोनबास्क, लुहांस्क, ये सब ओडेसा, ये सब वाला रीजन है, सब ये रशियन मूल के लोग रहते हैं। तो इन सब का रशिया के साथ एक
कह सकते हैं जो मतलब रसिया की तरफ झुके रहते हैं, तो यूक्रेन गवर्नमेंट जो कीव है, यहाँ पे कीव है, वो नहीं चाहता है, तो ये सब प्रोसिक्यूशन इसके साथ करना स्टार्ट किया। तो फिर लास्ट में रसिया ने 2014 में इसको एनेक्स कर लिया। इसको एनेक्स करने के पीछे मेन यही रीज़न था कि जो भाई ब्लैक सी में हम नेटो को नहीं आने देंगे, क्योंकि जाहिर से यूक्रेन इसका मेंबर बन जाएगा तो नेटो के लिए ब्लैक सी खुल जाएगा पूरा रास्ता। ठीक। दूसरा चीज़ ये है कि देखिए, ये वार्म वाटर पोर्ट है, रसिया के पास एक यही है केवल, और इधर है नहीं। हाँ, ये एक बाल्टिक में है, बाल्टिक में है, यहाँ तक रसिया का है, बाल्टिक में है, लेकिन इसकी वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यदि आप देखोगे तो इधर से यदि रसिया अपना नेवल शिप या कुछ लेके जाएगा तो इधर देखिए कितने दांत के पीछे है। एक फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, और वेस्ट यूरोप के जितने भी पार्ट है, ये सब नेटो वाला मेंबर है। कोई नहीं जाने देगा इसको, इधर से रोक देगा, कोई मिसाइल गिरा देगा, कोई कुछ कर देगा। ठीक। तो ये प्रॉब्लम है रसिया का। इधर वाला रीजन में बर्फ़ से ढका रहता है, तो ये 3 महीना 4 महीना की तरफ ही इधर मतलब बर्फ़ नहीं रहता है, तब इसको यूज़ करते हैं। मतलब सालों भर इसका यूज़ नहीं होता है। लेकिन नेटो क्या करता है, जो भाई इधर भी अब अटैक करने की कोशिश कर रहा है, सबको वो अपने में मिलाने की कोशिश कर रहा है, तो ये रसिया के वल्नरेबिलिटी को और बढ़ाता है, तो रसिया ने इसको अटैक कर लिया। ठीक। अटैक किया 2014 में। अब यदि आप आ जाओ कॉकेशियस रीजन में, एक जॉर्जिया है, 2008 में जॉर्जिया पे भी रसिया ने अटैक किया था, क्योंकि जॉर्जिया को भी नेटो के मेंबर मिलाने की कोशिश किया था। तो जॉर्जिया, ये कॉकेशियस रीजन है, यहाँ पे 2-3 कंट्री है, एक जॉर्जिया हो गया, यहाँ पे अर्मेनिया है, अजरबैजान है, ये 3। ये नीचे हो गया यूक्रेन, हो ये नीचे आप जाओगे तो ये ईरान हो गया, ये टर्की है, टर्की। अब देखिए टर्की का इंपॉर्टेंस क्यों इस बढ़ा हुआ है, क्योंकि टर्की यूरोप के लिए भी है और रसिया के लिए भी इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि टर्की का ये रीजन, यहाँ पे एक स्टेट है बास्फोरस स्टेट और डेंड्रियल स्टेट, इसको बोला जाता है सी ऑफ मरमरा, ये है सी ऑफ एजेंस। ठीक है। तो ये टर्की टर्की के कंट्रोल में है। 1936 में एक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड कन्वेंशन लेके आया, मॉन्ट्रिक्स कन्वेंशन लेके आया। उस कन्वेंशन में ये था कि जो भाई वॉर के टाइम में यदि टर्की चाहेगा तो कोई भी नेवल शिप को इधर से नहीं जाने देगा। ये किस किस वजह से था, रसिया को रोकने के लिए। ठीक। टर्की को नेटो में क्यों नंबर बना लिया, क्योंकि रसिया को रोकने के लिए। नहीं तो टर्की का अभी अर्दोगान का देखोगे तो वो पूरा इस्लामिक गवर्नमेंट और इस्लामिक इंक्लाइंड है, इस्लाम की तरफ झुका हुआ है, और वो इस्लाम लीडर अपने आप को मानता है, तो उसको नेटो से लेना देना उतना रहता नहीं है। लेकिन नेटो के लिए टर्की बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक। अब क्यों इंपॉर्टेंस है वो हम इधर देखते हैं। देखिए, अब यदि देखोगे इधर इस पूरे वर्ल्ड, यूरोपियन देखोगे तो यूरोपियन का जो डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा है। किस वजह से, क्योंकि यदि ऑन एवरेज 25% जो ऑयल एंड गैस का सप्लाई होता है रसिया से ही होता है। ईस्टर्न यूरोप का ये वाला पार्ट यदि आप देखोगे, ये सब इसमें लगभग 80-90% रशियन ऑयल एंड गैस सप्लाई करता है, रसिया ही करता है। ठीक। यूक्रेन इधर जर्मनी को देखोगे तो जर्मनी में लगभग 50% जो है ऑयल एंड गैस का सप्लाई रसिया ही करता है। ठीक। हाँ, यूके का भी देखोगे 13-14% रसिया ही करता है। इवन यूके का अपना भी है यहाँ पे नॉर्थ सी में, लेकिन यही करते हैं। तो सबका डिपेंडेंसी रसिया के ऊपर ही है ऑयल एंड गैस के लिए। यहाँ पे पाइपलाइन है, एक पाइपलाइन यहाँ से नॉर्थ स्ट्रीम, दो पाइपलाइन यहाँ यहाँ पे है, और इधर भी है। अब देखिए, अब वेस्ट या यूएसए क्या चाहता है, जब भाई इस सब के जो ऑयल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है इसको हम कम करें, तो उसके लिए उन्होंने शेल गैस का प्रोडक्शन स्टार्ट किया है, और वो चाहता है कि शेल गैस वहाँ से ले आके और इधर पूरे इस वाले रीजन में सब एलएनजी टर्मिनल बनाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पे वहाँ से ले आके यहाँ पे हम इसको डंप का मतलब स्टोर करना स्टार्ट करेंगे, तो इनका इसके ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी रशिया के ऊपर। लेकिन इसमें टाइम लगेगा। दूसरा चीज़ यूएसए काम क्या कर रहा है, वो चाहता है, या यूरोपियन ये काम क्या करता है कि अभी इस पे काम कर रहा है कि इधर वाला रीजन जो अजरबैजान है, इधर पे भी ऑयल का प्रोडक्शन बढ़िया होता है। तो वो चाहता है कि जो भाई हम टर्की के रास्ते से यदि पाइपलाइन को बना लें तो हमें रसिया के ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। ठीक। तो और यूएसए भी अब नया जैसे कि सीरिया के साथ अभी मतलब बातचीत किया, या इधर चाहता है थोड़ा सा शांति हो जाए, क्योंकि ऑयल एंड गैस चाहता है कि तो भाई इधर हम यूरोप को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे तो यूरोप का रसिया के ऊपर डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी। तो ये अपना वर्ल्ड में अभी काम चल रहा है। ठीक। इसके लिए टर्की का इंपॉर्टेंस है, तो टर्की का इंपॉर्टेंस इस वजह से यूरोपियन के लिए और अमेरिकन के लिए है। ठीक। दूसरा चीज़, रसिया अपना इधर अपना क्या कर रहा है कि जो वार्सो पैक्ट था, वार्सो पैक्ट 1991 के बाद वो ख़त्म हो गया, क्योंकि 1991 में क्या रसिया टूट गया। ये सब जो कंट्री देख रहे हैं ना, वो रसिया पहले यूएसएसआर के पार्ट थे, वो टूट गया। तो उसके बाद रसिया ने इधर एक सीएसटीओ बनाया, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक। ये सीएसटी क्यों बनाया, क्योंकि ये जो जो टूट गया ना, उस कंट्री के सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए रसिया ने
ये बनाया था। अभी आप सुने होंगे नागोर्नो कराबाख वाला रीजन में चला था, आर्मेनिया अज़रबैजान के बीच, तो रसिया ने कोई ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं किया क्योंकि दोनों देश जो थे ना वो रसिया के अपना ही था, मतलब तो उसमें पूरा सबका सिक्योरिटी हम ही देखेंगे, ठीक। तो रसिया के साथ जो प्रॉब्लम है ये है कि उसके वार्म वाटर पोर्ट के लिए मेन प्रॉब्लम है। तो रसिया ने अभी अब क्या किया है कि रसिया चाइना के बीच में आप देख रहे होंगे कि अभी अच्छा एक नया इक्वेशन बना है, क्योंकि इस इक्वेशन के पीछे में एक रीज़न ये है कि जो ऑयल है, ऑयल एंड गैस, क्योंकि वेस्ट ने पूरा सैंक्शन लगा दिया है इसके ऊपर, इसका ऑयल एंड गैस इधर जा नहीं रहा है, तो ये चाहता है कि ऑयल एंड गैस हम चाइना को बेचें, वहाँ से पैसा रेवेन्यू निकालें, ठीक। तो अपना मिलिट्री या जो भी है अपना एक्सपेंडिचर को पूरा करें, तो चाइना और रसिया अभी दोनों साथ आ रहे हैं। दूसरा चीज़ ये है कि ना ये जो ईस्टर्न यूरोप का देश है ना, तो ये रसिया के साथ हटे, उसके पीछे एक रीज़न ये है कि रसिया इकोनॉमिकली उतना स्ट्रांग नहीं था, जो इनकी इकोनॉमिक जो इनका एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा कर सके, ट्रेड, इकॉनमी, इंडस्ट्री इतना डेवलप नहीं था रसिया का, तो इसीलिए वेस्ट की तरफ गए, ठीक। इसीलिए ये वेस्ट किया और इधर ही गए। तो रसिया अब चाहता है कि भाई चाइना को ले आके ना, चाइना के साथ मिलके इनकी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर बढ़ाएंगे, तो वेस्ट की तरफ ये जाना थोड़ा सा कम करेंगे और ये यहाँ पे रसिया की तरफ आने की कोशिश करेंगे, तो एक नया इक्वेशन की तरफ काम कर रहा है। चाइना का भी अपना इंटरेस्ट है, चाइना चाहता है जब वर्ल्ड में हर एक जगह मेरा प्रेजेंस हो, तो अभी जैसे कि मेडिटेरियन सी में चाइना ने अपना एक्सरसाइज किया था रसिया के साथ मिलके, तो ये सब काम चलता ही रहता है, तो यही अभी मेन पॉलिटिक्स है। दूसरा चीज़ यहाँ पे है, रसिया अपना एक चीज़ ये भी देख रहा है, जब अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे बर्फ़ पिघलेगा, तो यहाँ पे 3 महीने जो खुला रहता है ये 6 महीने तक खुला रहेगा, तो इधर से भी अपना एक रसिया को रास्ता मिल जाएगा इधर जाने के लिए, क्योंकि बाल्टिक से मिल नहीं रहा है, इधर ब्लैक सी में भी ये प्रॉब्लम ही है, समझ गए। और रसिया के पास उतनी कैपेबिलिटी है नहीं कि रसिया इधर वाले रीजन को वो जो भी ऑयल एंड गैस का बहुत ज़्यादा इधर बेरेंट सी है ना, यहाँ पे वाइट सी है, ये सब रीजन में ऑयल एंड गैस बहुत पाया जाता है, तो रसिया भी ने चाइना को साथ लेकर और चाइना को साथ लेकर यहाँ पे एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करना किया है। देखिए इसको चलने के लिए एक अलग 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 टाइप की एक जहाज़ की ज़रूरत पड़ती है, सी ब्रेकर की ज़रूरत पड़ती है, जो कि चाइना के पास भी वो कैपेबिलिटी है, वो कर सकता है, ठीक। तो ये अभी वर्ल्ड में चल रहा है, यही पॉलिटिक्स है, अमेरिकन अपने में लगे हुए हैं, सब अपना अपना कर रहा है। रसिया कहता है कि भाई कुछ भी हो जाए नेटो के मेंबर मत बनो, नेटो के मेंबर बनोगे तुम ब्लैक सी को, यदि मान लीजिए देखिए सीधा देखो ना, यूक्रेन इधर ये नीपर रिवर है, ये ये यदि इसका मेंबर बनेगा तो रसिया की वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब एक थोड़ा सा मैं ज्योग्राफी आपको बता देता हूँ, ये नॉर्थ यूरोपियन प्लेन हो गया, जो भी अटैक हुआ है रसिया में सब इधर से ही हुआ है, ठीक। एक रास्ता इधर से है, इधर से एक ही कारपेंथ्रिया माउंटेन, कारपेंथ्रिया माउंटेन जो है, ये जो एल्प्स देख रहे हैं, एल्प्स एल्प्स का ही ये पार्ट है इधर, ये मोल्डोवा के पास ये कारपेंथ्रिया माउंटेन है, यहाँ पे यहाँ से भी यहाँ पे एक प्लेन है, यहाँ से एक रास्ता है। दूसरा आप देखोगे तो यहाँ पे जब पे एवेरियन पेनिनसुला ये उधर हो गया, यहाँ पे पेरनीज है, पेरनीज है, एवेरियन पेनिनसुला ये स्पेन और पोर्चुगल वाला पार्ट है। रिवर आप देखोगे तो ये हो गया वोल्गा, ये हो गया डॉन, डॉन कैस्पियन में जाता है, ठीक, कैस्पियन रिवर में जाता है, सी में जाता है, कैस्पियन सी के अंदर। तो अगर उसके बाद आ जाओ यहाँ पे नीपर रिवर देख लो, यूक्रेन से आ रहा है, ये कहाँ जाता है, ब्लैक सी में जाता है, ठीक। तो यही ज्योग्राफी है। ये आपका हो गया मरमरा सी, यहाँ पे एक छोटा सा ये मरमरा सी है, ये सी ऑफ एजेंस है, ये आयोनिक सी है, ठीक। ये मेडिटेरेनियन सी हो गया, ठीक। क्रोएशिया यहीं पे है, ये हो गया क्रोएशिया हो गया, ये वाला। तो यही यूरोप का पार्ट है, ये स्टेट ऑफ जिब्राल्टर हो गया। बाल्टिक स्टेट में देखोगे तो यही सब है, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये सब बाल्टिक स्टेट है, डेनमार्क, ये सब बाल्टिक स्टेट है, समझ गए, ये वाला रीजन। हाँ, रसिया का पहुँच यहाँ तक है, यहाँ तक है, लेकिन इधर से फिर यूज़ नहीं कर सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे सारे बैठे हुए हैं बहुत बड़े 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 से, जर्मनी, पोलैंड, ये सब, ये फ्रांस सब, तो रसिया की ये प्रॉब्लम है। तो आई होप मैं आपको मैप मैप पे समझाने में कोशिश किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।